हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में जो है हमने देखा था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और तीन जो हमारे टॉपिक थे हमने इस पे बात करी थी। यानी कि लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव किस तरीके से यूरोपियन सोसाइटी को चेंज करने की तरफ भाग रहे हैं, हमने वो देखा था। लेकिन इसी समय यूरोप में एक और नई चीज़ देखने को मिली, वो थी सोशलिज्म का कंसेप्ट। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में मैंने आपको इस बात में बता दिया था। अब इस पॉइंट में आप लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर से, इस पॉइंट से 1.3 से, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, हम आज इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा नाम आकाश है और ये आप चैनल जो देख रहे हो स्टडी टेबल विद एजे है। तो बने रहने के लिए आप इस चैनल को पूरा देखिए। आप सहयोग करें ना करें, लेकिन आपका फ़ायदा होना चाहिए और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको देखना चाहिए। होप कि आपको समझ में आए तो मेरा जो है पर्पस पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप में सबसे पहले सोशलिज्म जो यूरोप के अंदर यहाँ पर आता है वो किस तरीके से आया, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोशलिज्म क्या था। इस पॉइंट को मैंने पिछले बार में भी कह दिया था कि अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी थे ये लोग, और ये कहते थे कि भाई कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रहती है, लेकिन जिनके लिए काम किया जाता है उनकी सिचुएशन बिना काम किए ही वो डेवलप होता चला जाता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। इसको बढ़ाने के लिए जो 2-3-4 लोग थे, हम उनका नाम जान लेते हैं कि वो थे कौन। तो सबसे पहले जो है, जो आप लोग यहाँ देखेंगे कि आपके सामने एक छोटा सा जो है नाम आ रहा होगा, रॉबर्ट ओवन का। ये नाम देखिए, ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और साथ ही साथ जो है इन्होंने कहा कि एक ऐसा संस्थान होना चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटी का इन्होंने कहा था कि जो है इसमें सब मिलजुल कर काम करें, ठीक है। और इसमें जो सिर्फ जो है इन्हें ये नहीं कहा कि जो है कि ऐसा कोई भी स्केल इंडिविजुअल इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत होता है। एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से काम करने में सबका भला और सबका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। एक बात ये कह दी, इन्होंने भी समर्थन दिया इस बात को। लुइस ब्लैंक ने भी इस बात को यही कहा। 1813 से लेकर 1882 तक, यानी 1882 तक इस बात को लुइस ब्लैंक ने कहा। इन्होंने भी कोऑपरेटिव को जो है इनकरेज करने की बात करी। इन्होंने कैपिटलिस्ट की जगह इस पॉइंट को, सोशलिज्म को रखने की बात कही, ठीक है। तो हमने ये देखा। इन दो थॉट के बाद याद रखिए रॉबर्ट ओवन और दूसरी बात लुइस ब्लैंक। ध्यान रखिए, मैं आपको बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बीच मैंने जो है नोट से पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन अभी भी मेरे पास नोट्स हैं। लेकिन उस नोट्स को आप तक भेजने का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर काम नहीं करेंगे। आपको सबसे पहली बात, बुक एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी नॉलेज पैदा करती है, आपके अंदर से अपनी नॉलेज। नोट्स अगर मैं दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं अपनी नॉलेज आपकी तरफ मैंने दिया और आपने वहाँ से बस जितना आपको ज़रूरी लगा आपने उठाया। लेकिन बुक जो है आपके सामने पूरी की पूरी नॉलेज है, जिसमें से आपके अकॉर्डिंग आप जितनी एबिलिटी रखते हैं आप उतना ही इसके अंदर से ग्रैस्प कर पाएंगे, खींच पाएंगे। तो पूरी बुक आपके सामने है और नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको सामने दे ही रहा हूँ, बस आप उठाते जाइए और सीखते जाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स यहाँ पर जो है, यहाँ पर नाम आ रहा है कार्ल मार्क्स का। ये सोशलिज्म के समर्थक थे सबसे बड़े वाले। और उसके बाद फ्रेडरिक एंजल थे यहाँ पर, जो 1820 से 1895 आए थे। ओवेन का नाम हो गया, ठीक है, लुइस का नाम हो गया, अब यहाँ पर फ्रेडरिक और कार्ल मार्क्स का नाम आ गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सेम बातें उन्होंने यही कही कि जो है प्राइवेट कैपिटलिस्ट को ही फ़ायदा होता है, वहाँ जो कंडीशन ऑफ वर्कर की हालत वैसी की वैसी ख़राब रहती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने वही बात कही। तो अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अब बात आती है कि भाई सब सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाला भी तो होना चाहिए। 4 लोगों के कहने से इतना बड़ा देश व्यवस्था अर्थव्यवस्था तो चेंज नहीं हो जाएगा। इसलिए भाई सपोर्ट क्या मिला, अब आगे बढ़ जाते हैं। सपोर्ट इसलिए मिला 1870 के बाद से ये जो सोशलिस्ट यानी सोशलिज्म का जो आइडिया था ये बहुत तगड़े तरीके से बूम अप करता है यूरोप के अंदर। ध्यान रखिए, ये सिचुएशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1789 में जब लुइस 16 यहाँ पर था और उसको हटाने के बाद 10-5 साल की इन्होंने जो है अच्छी हवा और सांस ली, लेकिन
1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आता है और 1850 तक सिचुएशन वैसी की वैसी कर देता है जो लुइस 16 के टाइम से 1789 के टाइम से पहले की थी। इन्होंने कहा कि भाई क्या फ़ायदा इतना बड़ा चेंज करके, जो बीच में हम चेंज लेके आए थे 1789 से 1804 तक, कुछ फ़ायदा हुआ? उसको परमानेंट बनाए के रखने के लिए हमें कुछ नया और ठोस कदम लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके के जो थे इसके सपोर्टर्स, इसके आइडियोलॉजिस्ट जो थे, ये बाहर निकल के आए। ये बाहर वही लोग निकल के आए जैसे आपके कंजर्वेटिव और लिबरल और रेडिकल, इसी थॉट के लोग बाहर निकल के आए और इनको अलग करते हुए एक सोशलिज्म का भी कंसेप्ट बाहर निकल के आया। तो इसको समर्थन देने के लिए क्या हुआ, ये समर्थन ज़्यादा दूर तक नहीं गया। यूरोप की उपज तो थी लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं गया। 1870 के पास जो जाकर इसकी स्प्रेड हुई इसकी आइडिया, लेकिन इंग्लैंड, जर्मनी, ठीक है, इंग्लैंड, जर्मनी और एक और जगह है यहाँ पर फ्रांस, ये तीन ही जगह जाकर ये ख़त्म हो जाता है। अब ये देखते हैं कि तीन जगह पहुँच के करता क्या है। तो तीन जगह पहुँच के क्या करता है, ये सबसे पहली बात सोशलिस्ट जो थे वो बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन की बात करते थे। ये बेटर होना चाहिए किसका, वर्कर का। तो इसीलिए इस तरीके की पार्टी का निर्माण करा गया। इनकी डिमांड को, इनके वर्क डिस्ट्रेस को कम करने के लिए ये काम करा गया। पहले तो ये फैक्ट्री लॉ के अकॉर्डिंग जब बनाया गया, सरकार ने थोड़ा बहुत देखा भी, तब तक तो ठीक रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ अपना निगरानी कानून हटा लेते थे, फैक्ट्री वाले उसी काम से शुरू हो जाते थे। जैसे वर्किंग आगे बढ़ा दिया और वेजेस को मिनिमम से मिनिमम में डाल दिया, तो कम से कम ये चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है एक एसपीडी पार्टी का निर्माण करा गया। हम इसे लिखते हैं एसपीडी पार्टी, बोलते हैं हम सोशल, जो है अगर फुल फॉर्म पूरा यूज़ करेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हम इसको लिखेंगे, लेकिन बोलने में हम इसे शॉर्ट में एसपीडी पार्टी करेंगे। तो ये बात हुई। ये कहाँ की पार्टी थी, ये जर्मनी में फॉर्म हुई। पॉइंट 1, 1905 के बाद इसने काफ़ी अच्छी पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी जीत लिया, कहाँ, जर्मनी में। लेकिन 1905 में एक और सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो ट्रेडर की यूनियनिस्ट बन के बनी थी, वो लेबर पार्टी थी। यहाँ पर एक लेबर पार्टी यहाँ पर आई, कब, 1905 में। कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। ये देखिए कोने में रखा है ब्रिटेन, ठीक है, ये ब्रिटेन जो है यहाँ पर है, तो यहाँ पर बनती है, ठीक है। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दो जगह आप देख सकते हैं। एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ पर, जर्मनी में। एक लेबर पार्टी कहाँ पर, तो जो आप बोलेंगे सर 1905 में ब्रिटेन में। एक नई पार्टी ये, और एक सोशलिस्ट पार्टी बनी कहाँ पर, तो सर फ्रांस में बनी, ठीक है, 1914 में। तो ये सारा कंसेप्ट जो है, ये तीन तरीके का जो है, कहाँ, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, यहाँ पर जो है ये सोशलिज्म का कंसेप्ट यहीं तक पहुंचा, ज़्यादा दूर नहीं गया। लेकिन आइडिया जो शेप लिया बाद में जाकर, वो है शेप लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट कंटिन्यू को करने के लिए जो काम आगे बढ़ा, वो था कंजर्वेटिव का, लिबरल का और रेडिकल का, इन्हीं का बढ़ा। अब इनका आगे देख लेते हैं कि इनका पॉइंट क्या है। और बच्चों मैं एक बात और कहूँगा, ये आपके 4 से 5 लेक्चर में ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप बुक के साथ चलिए, आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचने वाला है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं हम लेंगे, और शॉर्टकट किसी चीज़ का होता भी नहीं है। बुक आप पढ़िए, ठीक है। आप पहले ही जो है एग्ज़ाम और जो से चीज़ों को आप सोचते हैं कि शॉर्ट में निपटा लेंगे, काम बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें लिंकअप करती है 10th के सिलेबस के साथ। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्चर देखिए क्या हालत थी। ये पेंटिंग बनाया गया था पेरिस में कम्यून में, मतलब एक नरसंहार हुआ था, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1871 में। ये क्या था, ये पीपल जो थे गवर्नमेंट के, और जो वर्कर थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ थे, इन्होंने आंदोलन किया था किसके खिलाफ, तो फिर इसमें समय चला था कहाँ पर, ये चला था, ये लंदन न्यूज़ का 1871 का हमें छोटा सा पेपर दिखाई दे रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी तक देखा कि फ्रांस की सिचुएशन बनने के, अच्छी होने के बाद यूरोप में सब खत्म हुआ, सब ठीक हुआ, लेकिन ठीक हुआ सोशलिज्म के बिना, और वहाँ वही काम करते रहे। आगे पार्टी उन्होंने बनाई कि इन्होंने लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव ने। आपको इसके क्वेश्चन जो है तीनों में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का हर साल पूछा जाता। तो आगे जो है, अब हम सीधा पॉइंट उठा लिया रशियन रिवॉल्यूशन का। यहाँ पर इसे रशियन रिवॉल्यूशन जो पीछे का पॉइंट था, क्यों नहीं उसे पहले चैप्टर में ऐड किया गया, सेकंड में क्यों करा गया। सेकंड में एक
पर अब तक तो ख़त्म है। नेपोलियन बोनापार्ट आपके चैप्टर में दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिलेबस फर्स्ट चैप्टर जो जुड़ेगा वो आपके 10th में जुड़ जाएगा, 1804 से लेकर 1815 का पार्ट। ये वाला जो पॉइंट देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पर सोशलिज्म का वर्ड यूज़ किया गया है। जो सोशल रिवॉल्यूशन जो है, जो सोशलाइजेशन जो है, वो रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सोशलिज्म जो है सीखा गया यूरोप से, जो कि रशिया में लगाया गया। इतना आपने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं रशिया में क्या था भाई। तो रशिया में 2 रिवॉल्यूशन होता है, एक अक्टूबर का रिवॉल्यूशन चलता है और दूसरा आप मुझे बताइए, आप जो है इसमें 2 रिवॉल्यूशन होता है। आप या तो मेरे साथ अभी बने रहिए, बट आप मुझे कमेंट करिए कि एक और रिवॉल्यूशन था कि जो है यहाँ पर रिवॉल्यूशन जो है अक्टूबर रिवॉल्यूशन के अलावा सर एक और रिवॉल्यूशन था, तो बताइए क्या है। फरवरी रिवॉल्यूशन है या मार्च रिवॉल्यूशन है, आप मुझे बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इस समय जो थे ज़ार निकोलस जो थे यहाँ पर, कौन थे? ज़ार निकोलस यहाँ के राजा थे। ठीक है, ज़ार निकोलस यहाँ के राजा थे। टी साइलेंट है, ज़ार निकोलस सेकंड थे यहाँ पे। तो देख लीजिए कैसे थे, काफ़ी स्मार्ट से थे ज़ार निकोलस। ठीक है, और हम बताते हैं कि ज़ार निकोलस का जो पूरा का पूरा शासन था वो मॉस्को के अराउंड में था। मॉस्को और मोरक्को 2 वर्ड आता है, मोरक्को अफ्रीका में, मॉस्को रशिया में। तो यहीं पर देखिए रशियन एम्पायर कुछ ज़्यादा बड़ा उस समय नहीं था, लेकिन अब जो आप देखोगे बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एरिया को जो है ऑक्यूपाई कर लिया गया है। ऑक्यूपाई मतलब कई कंट्री जो है साथ में आ चुकी है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियाँ रहेंगी तो कितने कंट्रियों से उनकी झड़प होती रहेगी, इसलिए कई कंट्रियाँ इनके साथ जुड़ गई। तो जैसे वो कंट्रियाँ आज के समय की हैं, जैसे फिनलैंड की कंट्री है, लताबिया, ये सब अब मिल चुकी है रशिया में। इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, आप रख लीजिए इस चीज़ को दिमाग में कि ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रेच कर गई। इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा जो है रशिया आज इतना बड़ा शेप में बैठा हुआ है। यहाँ पर मेजॉरिटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ के रिलीजन जो थे रशियन ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी थी, और साथ ही साथ जो है और ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी चर्च के थे। ये दो चर्च वाले लोग थे। रशियन ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी चर्च थी और ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी चर्च था, और साथ ही साथ मुस्लिम और बुद्धिस्ट थे। और इस ऑर्थोडॉक्सी चर्च में ये दोनों आ जाएंगे, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ की धर्म और जात और बिरादरियाँ थी। तो अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया, जार का शासन भी देख लिया हमने, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देख लिया कि जो है कैसे जो है यहाँ मेजॉरिटी थी। और साथ ही अब आप जो अब देखोगे, यहाँ का मैप देख लो, छोटा सा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बगल में फ्रांस, ऊपर रशिया का छोटा सा एरिया दिखाया गया, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ हेल्प करेगा। फ्रांस इसको दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये आपका दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी देख लें। तो भाई इकोनॉमिक सोसाइटी में अगर देखोगे, सबसे बड़ी बात तो आप किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें उठाओगे, पॉलिटिकल, ठीक है, और उसका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमी। आपने अगर 3 चीज़ पकड़ ली तो आपने हिस्ट्री को उस जगह से उठाकर एक तरफ अपने हाथ में रख लिया। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। इकोनॉमी की अगर बात करें तो 85% की जो पूरी की पूरी आबादी थी यहाँ पर, वो क्या थी? वो एक एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। कितनी? 85% एग्रीकल्चर पे थी। फिर अगर हम बात करें तो इसी के अगर हम मुकाबले बात करें तो जर्मनी और फ्रांस को हम उठाएंगे, तो फ्रांस में था 40% की खेती बाड़ी में लगी थी, जबकि जर्मनी में 50% की खेती बाड़ी में लगी थी। ठीक है, और वहाँ पर 85%। अब यहाँ पर बात आती है कि सारी आबादी लगी थी, नहीं, 85 ही थी ना, 15% तो बाकी है अभी। 15% लगी थी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का एरिया जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो हमें एरिया मिलता है कहाँ से? पीटर्सबर्ग और मॉस्को। सिर्फ 2 जगह थे रशिया में जो यहाँ पर अच्छी खासी फैक्ट्री लगाई गई थी, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज एक्सटेंड एरिया में जो फैक्ट्री लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि 80-90 में इस समय रशिया रेलवे एक्सटेंड अपना नेटवर्क जो है करना शुरू करा। साथ ही साथ कोल प्रोडक्शन इससे डबल हुआ, आयरन और स्टील प्रोडक्शन डबल हुआ, जिससे फैक्ट्री स्टेबल करने की ज़रूरत अच्छी खासी पड़ी। साथ ही साथ हम देखते हैं फैक्ट्री वर्क एंड क्राफ्ट्समैन वगैरह भी इस समय अच्छे खासी उस पर बाहर आने लगे। अब बात आता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था इंडस्ट्रियलिस्ट का, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा था, जिसमें कुछ समय के लिए जो है गवर्नमेंट ने इसमें रूल रेगुलेशन लगाया। जैसे गवर्नमेंट सुपरवाइज किया इस चीज़ को, लार्ज फैक्ट्रीज को, तो कुछ समय के लिए मिनिमम वेजेस भी कर दिया, यानी कि कम से कम उतना भत्ता दीजिए, उससे नीचे मत जाइए। लिमिटेड आवर करा गया कि करीब आप जो है 15-15 घंटे काम कराते हैं, 10-12 घंटे ही काम कराइए। और साथ ही साथ एकोमोडेट करा, रूम और डॉर्मेटरीज को लेकर उनके रहने का लिविंग जो एरिया है वो सब ठीक करे। लेकिन ये सब कुछ ही समय चला।
ठीक है। और साथ ही साथ इस समय जो है करीब रशिया में जो वर्क लेबरर थे, जैसे हमने यूरोप में देखा था, यहाँ पर सोशल ग्रुप में स्पेशली स्किल्स के हिसाब से जो थे लेबर डिवाइड थे और उन्हें एक चैम्बर में रखा जाता था। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, ये चैम्बर देखिए कैसा चैम्बर है। ये बिना फैमिली के अपने साथ अपने अकेले रहते थे, बस काम करने जाते थे इन जगहों पर, और इन्हीं हॉल में ने 300-400 लोगों को रखा जाता था। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, मेटल वर्कर जो है यहाँ पर बहुत अच्छे जो है वर्कर माने जाते थे, इनकी अच्छी हैंडसम एक सैलरी हुआ करती थी। तो ये हो गया, क्योंकि सोशल ग्रुप में बटा है, जिसका जो काम है उसी हिसाब से उस एरिया में बटा रहेगा। फिर हम देखते हैं वुमेन जो है 31% जो है फैक्ट्री में लगी हुई थी एज ए लेबर 1914 के टाइम में, और इनको जबकि है आदमियों से, मैन से 1/3 की सैलरी मिलती थी, यानी कि थर्ड का पहला हिस्सा ही वुमेन तक सैलरी में जाता था। छोटे छोटे बच्चे भी जो है इसमें काम करते थे। ठीक है। इस समय क्या होता है कि जैसे डिवीज़न ऑफ वर्कर होता है, इससे कहीं ना कहीं एक साथ और एसोसिएशन की इनको ज़रूरत पड़ती है। तो इस एसोसिएशन के बनाने के बाद जो वर्कर ने कई कई वर्कर्स मिलकर जो है अपना एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, सब वर्कर फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं यहाँ पर, और ये हेल्प मेंबर करते हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, फाइनेंशियली हार्डशिप होता है, वो मिलकर काम करते हैं खुद ही आपस में। तो यहाँ से क्या हुआ, जब ये जब एसोसिएशन फॉर्म हुआ तो क्या होता है कि हम बहुत सारे स्ट्राइक इस समय देखने को हमें मिलता है। स्ट्राइक बहुत सारा हमें देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं 1896 और 1897 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें बहुत सारे स्ट्राइक्स मिलते हैं। वही 1902 में हमें मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक्स मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऐसा स्ट्राइक क्यों हुआ होगा, लिविंग और चीज़ों को लेकर ही हुआ होगा, तो इसको आप गौर करेंगे। ठीक है। बाकी ये चैप्टर जो है यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पर जो है किस तरीके से और थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं। क्या बताएगी कि गांव देहात एरिया में भी जो है लोग काम वाम छोड़कर जो है मोस्ट ऑफ द लैंड लेकिन नोबिलिटी के हाथ में था। एक नई बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने पिछले जो फ्रांस में पढ़ा था कि क्लर्जी थे, ठीक है, क्लर्जी नोबिलिटी थे, फिर पीजेंट थे, और इनके जो ऊपर दादाजी थे इनके वो किंग थे। और यहाँ पर क्या है, क्लर्जी हमें नहीं मिलता है, इन्हीं का नाम जो चेंज करके करा गया, इन्हीं को हम चाहे तो फादर कह लें या ऑर्थोडॉक्स का क्राउन कह लें, ये हो गए थे, और ये नोबिलिटी यहाँ पर थी। लेकिन आपने देखा होगा कि फ्रांस में इन लोगों की नफ़रत किंग की तरफ थी, लेकिन आप रशिया में देखोगे इनकी नफ़रत उनसे नहीं है, ज़ार निकोलस से, इनकी नफ़रत है नोवेल्टी से। इनका मानना है कि इनकी ज़मीनें छीनो, इनको मारो पीटो, इनकी ज़मीन लेके गरीबों में बराबर बराबर बांट दो, ये मानते थे। ठीक है। ये यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि इस समय इनको ये कोई रिस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता था। ठीक है, नोबेलिटी का, इन्हें सब नफ़रत से ही देखते थे। इनकी पोजीशन जो थी, जो ज़ार ने बनाई थी, वो लोकल पॉपुलैरिटी भी जो ख़त्म हो चुकी थी। साथ ही साथ हम यहाँ देखते हैं 1902 में ऐसे मर्डर जो नोबेल्टियर जो है नोबेल्टीज़ के मर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा हुए 1902 में साउथर्न रशिया में। लेकिन 3 साल बाद 1905 में पूरे के पूरे रशिया में ये इंसिडेंट फैल गया। ठीक है। तो ये मारने का कारनामा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण बना जो इतनी बड़ी हालत हो गई, ठीक है, जो मारने पर उतारू हो गए, कि पूरी की पूरी स्टोरी आप धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिज्म इन रशिया में, जो इस टॉपिक से हम बात शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो, और ये हमारा सेकंड लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे, और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ लेक्चर तक हमारा ये बुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए। मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे थे स्टडी टेबल विद एजे। थैंक यू।